हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और जिस स्टूडेंट का भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो। क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग एसी पेपर फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग MIL हिंदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? MIL हिंदी के नाम से जानते हैं। इसके रिलेटेड मैं आपको आज के इस क्लास में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, और यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको मैं 2 मॉडल सेट प्रोवाइड करूंगा, जिसका ये पहला मॉडल सेट है। इसके साथ साथ ही पूरे हिंदी के लिए मैं आपको 5 मॉडल सेट प्रोवाइड करूंगा। आप पांचों सेट को अच्छे से कर लेना। मैं पूरी गारंटी देता हूं आपके पेपर में कुछ भी पूछ लिया जाए, हमारे प्रैक्टिस सेट से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा। क्लास यदि आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। यह क्लास साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों संकाय वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए हम लोग सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए आज के क्लास में जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रारूपण अथवा आलेखन के गुण को जानेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वह पलवन के सब अर्थों को समझेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो करेंगे हम लोग वह संक्षेपण की विशेषताओं को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो टिप्पण लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, हम इसको जानेंगे। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। चलिए भाई साहब बात करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वह है प्रारूपण अथवा आलेख के गुण को बताइए। तो सबसे पहले हमें समझना किसको है? सबसे पहले हमें समझना है प्रारूपण अथवा आलेख को। इसके गुण को तो बाद में जानेंगे हम, पहले इसे समझ लीजिए कि यह क्या होता है। तो प्रारूपण जो है भाई साहब, यह आलेख जो है किसी भी बातों को जो है एक रूप देना प्रारूपण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह जैसे कोई भी चीजें हम लिख रहे हैं यहां पर, तो इसे हम एक रूप में व्यवस्थित करते हैं, इसी रूप को प्रारूपण कहा जाता है या आलेख कहा जाता है। और यह किस पर डिपेंड करता है? तो यह टिप्पण पर डिपेंड करता है, टिप्पण पर आधारित होता है। टिप्पण के आधार पर जो है किसको तैयार किया जाता है? प्रारूपण या आलेख को तैयार किया जाता है। और जितने ज्यादा स्पष्ट रूप से आप टिप्पण लिखेंगे या फिर आप जो उत्तर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपको प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूं, तो यह जितना ज्यादा स्पष्ट होगा आप उतने स्पष्ट से इसे समझ पाएंगे, उतने स्पष्ट से इसे लिख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रारूपण भी होता है, आलेखन भी होता है। तो अर्थात कहें तो टिप्पण या फिर उत्तर दिए गए अधिकारी या आधिकारिक आदेश जितना ज्यादा स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगा, हम उसे प्रारूप उतने अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अर्थात प्रारूपण उतना ही स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप प्रारूपण के बारे में समझ गए होंगे कि प्रारूपण क्या होता है, यह किस पर आश्रित होता है, यह किस पर डिपेंड करता है। तो प्रारूपण किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई? टिप्पण पर डिपेंड करता है। टिप्पण जितना स्पष्ट उतना ही आपका प्रारूपण स्पष्ट। टिप्पण जितना ज्यादा गंदा होगा भाई साहब, आपका जो है प्रारूपण उतना ही ज्यादा गंदा होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों के अकॉर्डिंग कि प्रारूपण का जो गुण है वह क्या है। तो प्रारूपण का गुण के बारे में बात कर लिया जाए तो यह कुछ गुणों का पालन करती है। देखिए जब भी हम प्रारूपण लिखते हैं, प्रारूपण तैयार करते हैं, आलेखन तैयार करते हैं, तो उसमें हमें शुद्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। और कोई भी भाषा हो, कोई भी चीजें हो, अगर आप किसी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि हर एक चीज को शुद्धता के नजर से देखते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास करें, क्योंकि चीजें जब शुद्ध रहेगी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो फिर उसे परोसने का, उसे बताने का कोई जो है फायदा नहीं होगा। इसलिए शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं और समझाने का कहीं से समझा दूं, एक शब्द यहां से बोलूं, एक शब्द यहां से बोलूं, फिर एक शब्द यहां से बोलूं, पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे समझाने से कोई फायदा नहीं, कोई स्पष्टता है ही नहीं इसमें। इसीलिए जो है कभी भी अगर आप प्रारूपण तैयार करते हैं तो स्पष्ट रूप से तैयार करने का प्रयास करें, ये इसका मौलिक गुण है। इसके बाद तथ्यपूर्ण होना चाहिए। अब जैसे मैंने कि मान लिया यहां पर आपको आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इस आंसर में जो है कई सारे तथ्य छुपे हुए हैं। जैसे पहला तथ्य तो आपने देखा है कि प्रारूपण जो है यह किस पर डिपेंड करता है भाई? टिप्पण पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार से जो है जो भी चीजें आप लिख रहे हैं उसमें एक उचित तथ्य होना चाहिए, अनर्गल की कोई बातें आप उसे इंक्लूड ना करें, ठीक है। इसलिए भाई साहब तथ्यपूर्ण होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि ये चीजें जो है बिल्कुल सापेक्ष है। इसके बाद जो है उपयुक्त शैली में होना चाहिए, काफी बेहतरीन शैली में लिखना होता है। इसके बाद संक्षिप्तता तो बहुत बड़ा गुण है इसका। कहोगे सर क्यों? तो देखिए अगर मान लीजिए मैं कोई प्रारूपण तैयार कर रहा हूं, कोई एक आवेदन लिख रहा हूं, सपोज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पिता के पास कोई चिट्ठी लिखना है, ठीक है,
पिता के पास कोई चिट्ठी लिखना है तो आप चिट्ठी लिखते हो तो मौलिक चीजों को दर्शाने की बजाय ये नहीं कि कुछ अनर्गल सी चीजें जो भी मन में आता है वो लिखते चले गए भाई, ऐसे में क्या होता है, तो ये कचरा हो जाता है। आप कोशिश करें कि उसे संक्षिप्त रूप में लिखे, कम से कम बातों में जो है पूरी बातों को कह डाले, उसी को संक्षिप्तता कहा जाता है। इसलिए संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है और शिष्टता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये सारे गुण किसके हैं, तो भाई साहब आपके प्रारूपण के गुण हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने प्रारूपण क्या है इसको समझ लिया होगा और प्रारूपण के गुण क्या है इसको समझ लिया होगा। अब मेरे भाई हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी तक आपने क्या जाना है, अभी तक आपने जाना है प्रारूपण क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पलवन क्या होता है। तो पलवन का अर्थ होता है विस्तार। एक चीज याद रखिएगा, पलवन का क्या अर्थ होता है, विस्तार। किसका विस्तार, तो जो भी चीजें हम व्यक्त कर रहे हैं, जो भी चीजें आपको बता रहे हैं, उसके भाव को विस्तार पूर्ण तरीके से बताना ही क्या कहलाता है, पलवन कहलाता है। अर्थात हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखिए पलवन का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह किससे बना हुआ है, सबसे पहले पलवन जो है यह पल्लव से बना हुआ है और पल्लव का अर्थ होता है विस्तार। अर्थात कहे तो किसी भाव का विस्तार करना ही क्या कहलाता है, पलवन कहलाता है। किसी भाव का विस्तार करना ही क्या कहलाता है, पलवन कहलाता है। इसमें किसी युक्ति या फिर वाक्य या फिर सुक्ति या फिर कहावत या फिर लोकोक्तियां जानते हो, देखते हो कि छोटे छोटे शब्दों में जो है लोकोक्तियां को व्यक्त करें। लोकोक्तियां जिसको हम लोग कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं, कहावत। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कहावत हैं, जैसे कि मैं बोल दूं घर का ना घाट का होना, यानी कि कहीं का ना होना। देखिए घर का ना घाट का होना कितने दूर में कहा है हमने, लेकिन इसे बहुत कम शब्दों में व्यक्त करके बोल दिया, क्या, कहीं का ना होना, ठीक है, कहीं का ना होना। अब इसी को देखिए जब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कहीं का नहीं रह गया, यानी कि ना घर का ना घाट का रह गया, तो कहीं का ना होना एक छोटा सा शब्द था, लेकिन इसे हमने विस्तार रूप में कहा, क्या, तो विस्तार रूप में कहा, न घर का रह गया ना घाट का रह गया, ठीक है, यानी कि कहीं का ना रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से अर्थों को विस्तार रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, पलवन कहलाता है। आइए देखिए और भी चीजों को जानते हैं। पलवन का जो अर्थ होता है यह किसी विचार को, भाव को अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने ज्ञान से जो है विस्तारित करना, उसके भाव को जो है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। इससे इसका जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे विस्तारण भी कहते हैं, भाव विस्तारण भी कहते हैं और भाव पलवन भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहां से बनाए जा सकते हैं। पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पलवन का अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे सर पलवन को हम लोग विस्तार भी कहते हैं, भाव विस्तार भी कहते हैं, भाव पलवन भी कहते हैं। तो ये सारी बातें पलवन से रिलेटेड थी कि पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो आपका तीसरा प्रश्न कहता है संक्षेपण की प्रमुख विशेषता बताइए। सबसे पहले संक्षेपण के बारे में समझिए कि संक्षेपण क्या होता है। मेरे भाई संक्षेपण की अगर मैं बात करूं तो संक्षेपण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तता, यानी कि संक्षेप, यानी कि किसी चीजों को कम चीजों में समेटकर वर्णित करना। जैसे मान लीजिए हमारे सामने जो है कई सारे लाइनों का एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इस गद्यांशों को जो है, इसके मूल भावों को जो है यदि हम कम बातों में बोलकर स्पष्ट कर दे, यही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। अर्थात कहें तो वैसा तथ्य होता है संक्षेपण जिसमें अनावश्यक बातों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। और इसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, संक्षिप्तता कहलाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि संक्षेपण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो संक्षेपण की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहां से बनेगा, गागर में सागर भरना। अर्थात कहे तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है बहुत सारी चीजों को जो है, बहुत सारी, देखिए सागर बहुत बड़ा होता है, गागर मतलब होता है घड़ा। इस सागर को कहां भर दो भाई साहब, एक घड़े में भर दो, एक गागर में भर दो, इसी को हम लोग संक्षिप्तता कहते हैं। और यह किसका गुण है, यह किसकी विशेषता है, तो यह संक्षिप्तता की विशेषता है। साथ ही साथ इसकी एक और प्रमुख विशेषता है कि इसकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता का होना आवश्यक होता है। यानी कि जो हम इतनी सारी बातों को इतने कम बातों में व्यक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इसका भाव जो है स्पष्ट होना चाहिए। हम जो कह रहे हैं इससे क्या हो तो पूरा पूरा अर्थ निकल सके कि इतनी बड़ी बातों को हम सिर्फ इतने बड़े बातों में कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ही इसका मूल भाव का होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। यदि आप मूल भाव को वर्णित नहीं करते हैं संक्षिप्तता में तो कहीं ना कहीं आपके संक्षिप्तता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसके साथ ही कुछ और भी विशेषताएं हैं, वह क्या है, तो जब भी कोई गद्यांश आपके सामने हो और आपको उसे क्या करना हो, संक्षेप में लिखना हो, तो आप उसे 1/3 भाग में लिखोगे। कहोगे सर कैसे, जैसे मान लीजिए कोई गद्यांश जो है आपके पास
30 शब्दों का दिया है। कितने शब्दों का दिया है? 30 शब्दों का। तो जब भी आप इसे संक्षेप में लिखेंगे तो कोशिश हमारा यह रहेगा कि हम इसे 30 गुना 1/3 यानी कि 10 शब्दों में कंप्लीट कर दे। कितने शब्दों में कंप्लीट कर दे भाई? 10 शब्दों में कंप्लीट कर दे। इसी को संक्षेपण कहते हैं। और इसके साथ एक आखिरी विशेषता जान लीजिए कि इसके भाव में प्रभाव उत्पादकता का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। यह किसकी विशेषता थी? तो संक्षेपण की विशेषता थी। चलिए आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है टिप्पण। ठीक है, टिप्पण अगर हम लिखते हैं तो हमें किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो टिप्पण का जब लिखावट होता है, टिप्पण को जब हम लिखते हैं तो इसमें हम कुछ विशेष बातों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले जो है उसके ढांचे का हमें ध्यान रखना होता है। टिप्पण जैसे मान लीजिए आप कोई आवेदन पत्र लिखते हो। क्या लिखते हो? आवेदन पत्र लिखते हो। तो आवेदन पत्र लिखते समय जो है इसका ढांचा कैसा होना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना होता है। कभी भी जब हम एक आवेदन लिखते हैं तो पहले हम एक चौथाई डालते हैं कि नहीं? देखिए हाशिया छोड़कर टिप्पण लिखना चाहिए, यानी कि हाशिया किसको कहते हैं? चौथाई को। हम लोग एक चौथाई छोड़ते हैं या लाइनिंग तो नहीं करते लेकिन पेज जरूर मोड़ देते हैं कि हमें इसके तरफ जो है कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है हमें इधर लिखना है। इसके साथ साथ जो है इस हाशिए में हम लोग पूर्ण संकेत का जो है या फिर पत्रावली की पृष्ठ संख्याओं का वर्णन कर सकते हैं, जैसे 1। ठीक है, इस संख्याओं का वर्णन यहां पर कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। साथ ही साथ जो है टिप्पण जब भी लिखेंगे तो हमारा जो है यहां पर बाईं तरफ जो है क्या होना चाहिए भाई साहब? तो बाईं तरफ हमारा हस्ताक्षर का होना जरूरी होता है। इससे यह पता चलता है कि यह टिप्पण जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करा है तो यह इससे स्पष्ट नहीं होता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। यह सारी बातें को आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ इसके विषय वस्तु को जब हम वर्णित करते हैं तो विषय वस्तु को वर्णित करने में शुद्धता और स्पष्टता का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट आप किसी क्या कहते हैं टीचर को ही आवेदन लिखते हैं, तो अगर आवेदन लिखते हैं तो किस लिए आप आवेदन लिख रहे हैं वही बात स्पष्ट ना हो तो आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए भाई साहब उसमें शुद्धता होनी चाहिए और उसमें स्पष्टता होना काफी ज्यादा जरूरी है। और टिप्पण का अंतिम एक भाग होता है, ठीक है, जिसका नाम है लेखन। आपकी जो लेखन होनी चाहिए वो बिल्कुल सरल शब्द में होना चाहिए, सरल भाव में होना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान हम लोग टिप्पण लिखते समय करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। क्वेश्चन कहता है राजभाषा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए राजभाषा के संदर्भ में हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जानेंगे और यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। कहां से बनाए जाएंगे यह भी मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आप समझ लीजिए कि राजभाषा कहते किसको हैं। तो मेरे भाई राजभाषा की अगर मैं बात करूं तो यह एक बोलचाल की भाषा होती है। राजकाज में जो भी भाषा प्रयुक्त होता है हम लोग उसे राजभाषा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ राजकाज में जो है किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह हमारी राजभाषा है। देखिए इसके साथ साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे हम बिहार राज्य से हैं तो भाई साहब बिहार राज्य में जो है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 विभागीय क्षेत्र होता है। पहला शासन होता है, दूसरा विधान होता है, इसके बाद कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। ये 4 जो है विभाग, इन चारों विभाग का कार्य जो है जिस भाषा में संपन्न होता है उसी भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। और इसका वर्णन जो है हमारे संविधानों में भी किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 में यह वर्णित किया गया है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है राजभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 343 में किया गया है। तो यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 में यह बताया गया है कि संघ की सरकारी भाषा हिंदी होनी चाहिए और आपकी जो लिपि है वह कैसी है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है आपकी देवनागरी लिपि है, यह चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सरकारी कामकाज में जो है, सरकारी कामकाज में नागरी अंकों के स्थान पर एक चीज और बताया गया है संविधान के अंदर कि जो जब भी नागरी अंक, जैसे मान लीजिए हिंदी है हमारी राजकाज की भाषा, हमारी राजभाषा, तो हम लोग हिंदी में 1 2 कैसे लिखते हैं? ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। 3 कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। 4 कैसे लिखा जाता है मेरे भाई? तो 4 इस प्रकार से लिखा जाता है। 5 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस भाषाओं का प्रयोग ना करके अंकीय स्थान पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। चलिए इस संदर्भ में आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का भी एक कथन जान लेते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने भी कहा था कि सरकार का शासन, विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षेत्रों में जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग राजभाषा के रूप में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है कि राजभाषा के संदर्भ में जो है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के क्या कथन है, इसको लिखिए। तो आप उम्मीद करता हूं यहां से आप कह देंगे कि राजभाषा के संबंध में जो है आचार्य देवेंद्रनाथ
वर्मा ने कहा था कि सरकार का शासन, विधान और कार्यपालिका, इसके साथ साथ न्यायपालिका का जो कामकाज है वह जिस भाषा में संपन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको आज की जो क्लास है ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली क्लास के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।